मैं आप लोग को फिर से जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन की मौलिक इकाई कोशिका नामक चैप्टर से आपको पुनः उसका दूसरा भाग बताऊंगा। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं और कोशिका के भाग, कोशिका की परिभाषाएं, कोशिका को जाना और कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जाना कि कोशिका का विकास कैसे हुआ, कैसे आदि कोशिका से नई कोशिका का विकास हुआ। आदि कोशिका को हम वर्तमान समय में प्रोकैरियोटिक कोशिका और उसके फलस्वरूप विकास होने वाले नई आधुनिक कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की, या कोशिका के भाग की। तो कोशिका के भाग कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कोशिका द्रव्य। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंदर यह भरा हुआ एक पदार्थ होता है, अर्ध जैली के रूप में तरल पदार्थ होता है, रंगहीन होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कार्बनिक व अकार्बनिक घुलनशील पदार्थ होते हैं। अब इन कार्बनिक व अकार्बनिक घुलनशील पदार्थों में आयन भी होते हैं, प्रोटीन, वसा इत्यादि खनिज लवण भी होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं में कोशिका के जैविक कार्यों में ठीक प्रकार से सहयोग देना, जिसके कारण इसी कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की सहायता से कोशिकाएं जो हैं वो अपना कार्य निष्पादित करती हैं। इसके दौरान कोशिका द्रव्य ही है जो अन्य सभी प्रकार के कोशिका के कार्यों का निष्पादन करने में सहायक होता है। किसी भी प्रकार के पदार्थों को आवागमन के लिए या अन्य ज़रूरत के पोषक तत्वों को प्रदान किया जाता है कोशिका द्रव्य के द्वारा। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य के भाग की। दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या कह सकते हैं कोशिका की दीवार। इसको देखने या समझने के लिए हम पादप कोशिका का एक चित्र ले लेते हैं। पादप कोशिका में मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। चूँकि इस परत को हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बना सकते, इसलिए मैं एक सिंगल लाइन के जरिए आपको बता रहा हूँ। सबसे बाहरी परत इसकी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति। इसके बाद बीच वाली परत को हम मध्य पटलिका, और आंतरिक परत को हम कोशिका कला के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है? अब कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी संरचना होती है। यह ठोस होती है, हल्की ठोस होती है और सेल्यूलोज के जमा होने के कारण थोड़ी कठोर होती है। इसके अलावा यह कोशिका को आकार भी प्रदान करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा भी करती है। अब बात करते हैं मध्य पटलिका की। तो यह बाहरी
भित्ति और आंतरिक भित्ति को बांधने या जोड़ने का काम करती है, संयोजकता का कार्य करती है। इसके अलावा आंतरिक भित्ति जो है उसे हम कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है कोशिका में जरूरत के सामानों के आवागमन में सहायता करना। कहने का मतलब इसे हम चयनित झिल्ली भी कहते हैं या दूसरे नामों में इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब इसका यही कार्य है कि कोशिका के जीव द्रव्य में जिस भी पदार्थ की आवश्यकता होती है यह सिर्फ बाहर से उन्हीं पदार्थों को अंदर आने जाने देती है। इसके अलावा कोशिका में जगह जगह दरारें होती हैं। इस प्रकार से भोज्य पदार्थों का आवागमन इन्हीं दरारों से होता है। इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा से ही भोज्य पदार्थों का आवागमन सुचारू रूप से कोशिका के अंदर व बाहर की तरफ होता है। अब बात करते हैं हम कोशिका के अगले भाग केंद्रक द्रव्य के बारे में। पादप कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है। यह केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे या हम उसे दूसरे नामों में गुणसूत्र भी जानते हैं और तो और एक गाढ़ा रंगा पदार्थ होता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, दरअसल यही जो है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो पूरी कोशिका की जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं और कोशिका के विकास से लेकर उसके सभी प्रकार के जैविक कार्यों का नियंत्रण यही केंद्रक द्रव्य के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों के द्वारा अर्थात क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागों के द्वारा नियंत्रित होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य में की पुनः तो कोशिका द्रव्य के संबंध में कोशिका द्रव्य को दूसरे नामों में जीव द्रव्य भी कहा गया है। जीव द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले डुजार्डिन ने 1835 में किया। इसके पश्चात पुरकिंजे ने 1837 के अंतर्गत इस खोजे गए पदार्थ को जो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है उसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। इस प्रकार से जीव द्रव्य की खोज हुई और उसका नाम पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य रखा। जीव द्रव्य होता क्या है और कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर के समस्त पदार्थों को हम कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जीव द्रव्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो बच्चों, जीव द्रव्य के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कह सकते हैं कोशिका के कोशिकांग इसी के अंतर्गत आती हैं और हम अब कोशिका के कोशिकांगों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कोशिकांग में हम बात करते हैं बीच से केंद्रक के बारे में। केंद्रक की संरचना क्या होती है? तो कोशिका के बीच में
केंद्रक के बाहरी केंद्रक झिल्ली से लगा हुआ इस जालिकावत अंग को हम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। प्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक के अंदर यह केंद्रिका होती है। धागे जैसी संरचना होती है इसमें, काफी कुंडलित धागे जैसी संरचना। इस धागे जैसी संरचना को हम क्रोमैटिन धागे कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक द्रव्य होता है इसमें। तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो केंद्रक से लगी हुई होती हैं। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। तो क्रोमैटिन धागे दरअसल यह गुणसूत्र ही हैं। जब कोशिका विकास के चरण में होती है तब यह धागे के जैसी संरचना होती है, लेकिन जब कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और विभाजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है तब यही गुणसूत्र जो क्रोमैटिन धागे हैं उलझे हुए यही सुलझकर मोटे गुणसूत्रों के रूप में कुछ इस प्रकार से यही क्रोमैटिन धागे एक गुणसूत्र के रूप में कुंडलित होकर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कोशिका के बाहर लगे हुए इस जालिका जैसे अंग की। तो इसे हम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, अर्थात हम कह सकते हैं एक के सरफेस पर ऐसे रफनेस सी होती है, और एक बिना रफनेस की होती है। यह छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं दरअसल यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित राइबोसोम होते हैं, जिनके उपस्थिति के कारण अंतःप्रद्रव्ययी जालिका दूर से खुरदुरी सी दिखती है। इस वजह से अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को दो भागों में बांट दिया गया है, जहां राइबोसोम उपस्थित होते हैं और खुरदुरी जैसी दिखाई देती है। इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, और जहां राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और यह स्मूथ दिखाई देती है, इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो कार्य में अंतःप्रद्रव्ययी जालिका का कार्य होता है कि वह कोशिका में पूरी तरह से फैलकर केंद्रक व केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत उपस्थित खाद्य पदार्थों की विशेष आपूर्ति को करना तथा स्थान प्रदान देना। इसके अलावा इसके सरफेस पर राइबोसोम उपस्थित होता है। यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अर्थात प्रोटीन के बनाने में भी इसका योगदान होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका के अन्य दूसरे अंगों की। दूसरे अंगों में नाम आता है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का होता है पहले जानते हैं।
इस प्रकार से इसके अंदर दो प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, दो मेम्ब्रेन से यह घिरा होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में यह अंदर की तरफ स्पाइक्स मुड़े होते हैं। इन अंदर की तरफ उंगली नुमा प्रवर्धों को हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसके अलावा इसमें जीव द्रव्य भरा होता है, चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा ही बनाकर आपको बता रहा हूँ। इन छोटे कणों को हम राइबोसोम कहते हैं। इसके अलावा इसमें डीएनए के कण भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें इसके खाली स्थान में गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये मैट्रिक्स जो होता है यह भी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का एक गाढ़ा संयुग्मन होता है जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कह सकते हैं यह उपापचय क्रियाओं में सहयोग करता है और ऑक्सीकरण क्रिया का नियंत्रण करता है, अर्थात कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन करता है जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है और कोशिका को ऊर्जा मिलती है। इस कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा गया है या कोशिका का ऊर्जा गृह। बच्चों, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्रमुख कार्य यही होता है कोशिका में कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का, और इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा गया है। इसके अलावा दूसरा आता है कोशिकांग। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है हरित लवक, जो पादप कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन हरित लवक को हम अगले सेशन में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम यह भी देखते हैं कि कोशिका के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगली बार आप ज़रूर इस माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे और बताएंगे कि इसमें